डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना महामारी से लड़ाई में हम सभी शामिल हैं। हर स्तर पर हर तरह से इससे लड़ने के लिए तैयारियां की गई हैं और आगे भविष्य के लिए भी की जा रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबकी सहभागिता से ही कोरोना को हम अपने से दूर भगा सकेंगे। अगर कोरोना से लड़ाई की बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास पहुंची है वो है इसकी वैक्सीन। वैक्सीन कौन कौन से हैं, वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, क्या वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वैक्सीन हम किस तरह से ले सकते हैं, ये सारी जो तमाम बातें हैं आपके जहन में बराबर आती रहती हैं। इन बातों को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। आपकी जो जिज्ञासा है उसको समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि आज इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, इस कोविड पीरियड की बात करें तो एज अ सिविल सर्जन आपकी जो भूमिका रही है और लगातार आप अपना योगदान जो दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सबकी तरफ से। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं कि आगे के आने वाले समय में आपकी बदौलत और भी हम लोग सभी मिलकर इस लड़ाई में शामिल हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात आज हम करेंगे क्योंकि अभी जो सबसे कारगर चीज़ मानी जा रही है कोरोना के विरुद्ध, जो बाकी दिशा निर्देश हैं उनके साथ साथ जो कोरोना का टीका है, जो वैक्सीन हमारे बीच आई है, तो सबसे पहले सर आप बताएं कि अभी वर्तमान में अगर हम झारखंड की बात करें, कौन कौन से वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं? अभी तक झारखंड में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है जी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें स्पुतनिक का भी लाया गया है, लेकिन सरकारी सुविधा के हिसाब से हम लोगों को सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल है जी। और वो जैसे भी जितनी खेप आती है उसके हिसाब से हम लोग उसका बनाते हैं मैप कि कहाँ किस सेंटर पर कितना वैक्सीन देना होगा और उस हिसाब से हम लोग देते हैं। जी जी। तो ये झारखंड है और कई ज़िले हैं सर। जाहिर सी बात है कि जो मैप आप बनाते हैं, आपने बात कही, एक कार्य योजना बनती होगी कि किस तरह से हम कहाँ कैसे भेजें, तो इसमें किन किन बातों को आप प्रायोरिटी में रखते हैं? वो तो सबसे पहले हम लोग की प्राथमिकता ये है कि जो 45+ वाले लोग हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया ये सब होने का डर ज़्यादा है, तो उनको सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेट करें। लेकिन वो हम लोग का प्रयास हो भी रहा है। पहले थोड़ा सा अवरोध लोगों का मिलता था, लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो अवरोध धीरे धीरे समाप्त हो गया है और सरकार के प्रशासन के सहयोग से हम लोग इसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन होता है उसमें पहले बाध्यता थी कि पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सब बाध्यताएं अब खत्म हो गई हैं। वॉकिंग वैक्सीन हो गया है कि जो भी जाएंगे उनको वैक्सीन मिलेगा। अच्छा। तो थोड़ी सी उपलब्धता की समस्या है, लेकिन ये तुरंत खत्म हो जाएगी। बीच बीच में ऐसी समस्या होती है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी और हम लोग सबको वैक्सीनेट कर पाएंगे। बिल्कुल, इतनी बड़ी जनसंख्या है। जी जी जी। शहर में हम लोग का 90-92 ऐसे सेंटर्स बनता है विभिन्न जगहों में। बहुत कई मूविंग हम लोग के पास वैक्सीन वाहन भी है, विधानसभा में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, अच्छा। किसी स्कूल में, कोई हॉस्पिटल में, वो चिन्हित हैं। जी जी। फुटबॉल मैदान जो है मोराबादी में, उसमें, सदर अस्पताल में, डोरंडा स्कूल में, काफ़ी जगह हैं जिसमें हर जगह वैक्सीन का डोज लगता है। उसके लिए टीम बनी हुई है। मेरे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट RCH अफसर हैं डॉक्टर खलखो, वो इसके इंचार्ज हैं जी, और उनके द्वारा टीम बनाई जाती है प्रशासन के सहयोग से। और उसमें जहाँ जहाँ जो जगह चिन्हित की गई उसमें कितनी डोज दी जाएगी वैक्सीन की, वो तय की जाती है जी। इसमें पहले था कि 45+ वाले लोग नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा उनका, और 18 से 44 वाले लोगों में वैक्सीन के प्रति काफ़ी रुझान हो गया है जी। तो वैक्सीन का डोज थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है कि यंग लोगों को हम लोग पहले दे सकें जी। जो यंग लोगों का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 40% आता है पूरे पॉपुलेशन का जी। तो एक बहुत मास पॉपुलेशन है जिसको हम लोगों को, और वो वैसा पॉपुलेशन जो काम करने के हिसाब से या किसी पढ़ने के चलते बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है बाहर जी जी। तो उनको हम लोग पहले वैक्सीनेट करें। बिल्कुल। तो ये हम लोग की बात है। तो जैसे जैसे होगा हम लोग पूरे देश में लगभग हम लोग
लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं जी। और इतना और अगर हो जाए, लगभग 70-80 करोड़ अगर लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे, तो कोरोना की जो महामारी का जो डर है, जो समस्या है, वो बहुत हद तक उसके फैलाव में थोड़ी सी कमी आ पाएगी। वैक्सीन जो लिए हुए हैं उनमें सीरियस बीमारी होने का खतरा बिल्कुल नगण्य है। बिल्कुल। इसलिए हम लोग का पहली प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें और ये जो तीसरी लहर की जो बात है उसके पहले कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा सही बात है कि वैक्सीन लेने के बाद ये जो सिविरिटी जो उसकी होती है इस कोरोना की, वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्टर साहब अभी भी हैं, आप तो देखते होंगे, कई लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के बीच में कि वैक्सीन लेने से अदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, या वैक्सीन लेने के बाद भी तो कई लोगों को हो गया। तो इस तरह की बातें हैं जो आपने भी देखा होगा सर। तो अगर आप कुछ बताना चाहें लोगों को कि क्यों ज़रूरी है और ये सब जो होती हैं वो उस पर हम किस तरह से उसको देखें। सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक उसका ये दुष्प्रभाव ये भी है कि गलत मैसेज लोगों को कन्वे कर दिया जाता है। जी। उसमें कभी कभी आएगा कि वैक्सीन लेने से 2 साल में मर जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी तक जितना वैक्सीन हम लोग लगभग 1 साल से दे रहे हैं वैक्सीन, काफ़ी दिन से हम लोग जनवरी से 7-8 महीना हो गया वैक्सीन देते हुए, इसमें अभी तक कोई सीवियर दुष्प्रभाव किसी का नहीं है। जी। थोड़ा सा बुखार होना, देह में दर्द होना, ये तो किसी वैक्सीन से, इवन टेटनस का इंजेक्शन भी लीजिए या कोई भी वैक्सीन दिया जाए तो उससे थोड़ा सा देह में दर्द, फीवर, ये हरारत हो सकती है। जी। लेकिन इस तरह की कोई गंभीर समस्या अब तक नहीं हुई है, इसलिए लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 2 डोज वैक्सीन का है। पहला जो कोविशील्ड है उसमें 84 दिन के बाद दूसरा डोज लेना है। अच्छा, 84 दिन के बाद। और जो कोवैक्सीन है उसमें पहले डोज के बाद 28 से 42 दिन का अंतर है, और इस अंतर में अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं आने जाने वाली है। इसके बूस्टर डोज के बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर 2 डोज लेते हैं तो अच्छी इम्यूनिटी बनेगी और बचाव हो सकेगा। बिल्कुल। और 2 डोज जो आपने बताया डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई अगर कोवैक्सीन ले रहा है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही लेना है। जी, वो एकदम तय है पहले से कि वैक्सीन चेंज किया जाए कि दूसरा, कहीं ऐसा विदेशों में देखा गया है कि वैक्सीन की उनका ब्रांड बदला जाए। जी। जैसे पहली बार कोई और है, दूसरी बार सेकंड में कोई और है, तो उससे इम्यूनिटी अच्छा होगा। लेकिन अपने देश में हम लोग के यहाँ अभी ये शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को सेम वैक्सीन, अगर कोई कोवैक्सीन लिया है तो दोबारा में कोवैक्सीन लेना है, कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड ही लेना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें ध्यान रखने की बात है। वैसे सरकार की तरफ से जो कोशिश जो की जा रही है या जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं वैक्सीन को लेकर, उसमें भी इन बातों का ख्याल रखा जाता है कि जिनको कोवैक्सीन मिला है उनको कोवैक्सीन मिले। और लोगों को जो एक पोर्टल पे जो सर करना पड़ता है, तो वो अभी भी करना है या फिर वो शहर में अभी भी है, इसलिए कि लोगों की अनावश्यक भीड़ को बचाने के लिए, चूँकि जैसी ही भीड़ होती है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल नहीं हो पाता है, और लोगों से झंझट हो, झगड़ा हो, इसकी समस्या को बचाने के लिए पोर्टल का ये किया है कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं वो पोर्टल पर एंट्री करेंगे। अच्छा। और एडल्ट लोगों के लिए ये बाध्यता खत्म कर दी गई है कि 45 प्लस के जो लोग आएंगे वॉकिंग, वो कहीं पर भी जाके अपने निकटतम केंद्र पर ले सकते। और ये जो 18 से 44 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की बात है या पोर्टल में साइट सिलेक्शन करना, वो गांव में नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ शहर के लिए है, और उसका पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों को भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े, आराम से लोगों को वैक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी बात उनकी भी करेंगे सर, जो वृद्ध लोग हैं जो जा नहीं पाएंगे निकटतम केंद्र पर भी, वहाँ उनकी पहुँच नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने कह दिया है और कर भी रहे हैं कि जहाँ भी 20 आदमी या 20 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनका हम लोग पहले एप्लीकेशन ले लेते हैं, और जैसे जैसे उनका नंबर आएगा, चूँकि काफ़ी लोग पहले से क्यू में होते हैं, तो गाड़ी भेज के उनके यहाँ वैक्सीनेट करा रहे हैं। बिल्कुल। तो बताओ, वो खबर कर सकते हैं, परिवार वाले लोग खबर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वृद्धजन हैं, जाने में असमर्थ हैं।
खास करके इसमें ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगल बगल के लोग भी मिल जाएं। हाँ, हाँ। क्योंकि एक एक आदमी के लिए वैक्सीन वाहन जी। भेजना मुश्किल होगा। जी जी जी। तो कम से कम 20 आदमी अगर अच्छा, रहें अच्छा। तो वैक्सीन वाहन भेज के हम लोग उनका वैक्सीनेट। बिल्कुल, मतलब ये आपस में एक सामंजस्य स्थापित जी, करके जी। कम से कम 20 लोग रहें, ताकि जो वैन है उसकी जो उपयोगिता है वो सार्थक हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से अच्छी कोशिश की जा रही है। जी। वैक्सीन की बात होती है डॉक्टर साहब, तो कई बार ये सवाल उठता है कि किनको वैक्सीन नहीं लेना है। लेना तो सभी को आप जैसे बता रहे हैं, जी, जी। नहीं लेने में कौन कौन से वर्ग आते हैं? नहीं लेने में अभी तक तो पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन था कि जो गर्भवती माताएं हैं या जी। दूध पिलाने वाली जो माँ हैं उनको नहीं लेना है, लेकिन ये सारी बाध्यताएं अब खत्म हो गई हैं, वो लोग भी ले सकती हैं। अच्छा, 18 अच्छा, गर्भवती महिला लोग भी ले सकती जी हैं? जी जी 18 साल से नीचे के जो लोग हैं उनमें अभी ट्रायल फेज में है ये इंजेक्शन, जी। तो उनको अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन या अगर किसी को वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से रिएक्शन है, एलर्जी की समस्या होती है, उनको नहीं लेना है। बाकी सारे लोगों को, चाहे वो सीवियर डायबिटीज़ के हों, स्ट्रोक के मरीज हों, हार्ट के की दवा खाते हों, कोई और बीमारी हो, किसी में कोई रुकावट नहीं है, सारे लोग वैक्सीन। जी जी। कोई ऐसी गंभीर बीमारी, कोई क्रॉनिक बीमारी जिसमें नहीं लेना हो तो डॉक्टर खुद ही बता देते होंगे? जी जी जी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए भी है जी। सिर्फ वही देखना है कि 18 साल से कम वाले बच्चों में अब तक ट्रायल फेज में है, स्टार्ट नहीं किया गया है। वैसे बहुत जगह पटना में भी, दिल्ली में भी कई जगह बच्चों को 2-2 साल के बच्चों को लोगों ने दिया है, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ है जी। लेकिन जब तक वो सरकार की तरफ से वैसा आदेश नहीं आ जाता कि उन बच्चों को भी वैक्सीनेट करना है, तब तक हम लोग शुरू नहीं कर पाते। बिल्कुल, कई महिलाओं से भी हमने बात किया था, लड़कियों में भी ये है सर कि माहवारी के टाइम में नहीं लेना है, इस तरह की बातें भी हैं, और कई लोगों को हमने देखा है कि नहीं जा रही हैं उस कारण से। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो और हम लोग को बचाना है जी। तो जितना हम अपने को इम्यूनाइज कर सकें तो वो ज़्यादा हमारे हक में होगा। और सबके हर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग बोलते हैं कि पूरे समाज में कोरोना के प्रति जो एक तरह की इम्यूनिटी बनेगी, वो तभी बनेगी जब मास वैक्सीनेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तभी जो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी और उससे सबका बचाव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तीसरी लहर की जो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों पर ये ज़्यादा प्रभावकारी होगा। ऐसा आया है कि थर्ड वेव जो है वो हो सकता है कि बच्चों में ज़्यादा हो। दूसरी लहर में तो बहुत ही कम बच्चे संक्रमित हुए, दूसरी लहर में तो युवा लोग बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गए बच्चों में। तो उसका कारण ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, और दूसरी बात ये है कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं पड़ा है। तो ये दो फैक्टर उनके अगेंस्ट में जाता है कि अगर बच्चों में होता है तो जल्दी से फैलेगी। तो उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत जगह और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब जगह पीकू बेड और नीकू बेड, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का बनाया गया है। उसमें लगभग सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। जहाँ जहाँ कुछ काम बाकी है वो काम चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उन बच्चों को कर पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कि 15 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें 15,000 जो होंगे वो उनको कोरोना हो सकता है, जी, जी। 10%। उसमें 1% लोग जो होंगे, 1500 समझिए, 1.5 लाख होंगे, तो उसमें 1500 ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीरियस इन्फेक्शन होगा, जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो वो सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। दवाओं की कोई कमी नहीं है। जो उसमें काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, उन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है पहले से ही कई अस्पतालों में, ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हमें स्टाफ की। बिल्कुल, मतलब अनुभव से हम लोग सीखते हुए तीसरे लहर के लिए हम लोग तैयारी यहाँ पूरी तरह से कर रहे हैं, और लोगों से भी हम बार बार यही कहते हैं कि अपनी तरफ से जो लड़ाई है वो हम एकदम जारी रखनी है, इसमें कहीं भी हमें कमज़ोर नहीं होना है। जी। अभी बच्चों में थोड़ा सा ये देखा जाता है कि लोग थोड़े लापरवाह हैं, जैसे बच्चों को मास्क नहीं लगाना, कोई अगर इन्फेक्टिव आदमी है जिसको पहले से इन्फेक्शन है उसके अगल बगल भेजना, और ये बरसात का मौसम है तो इसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है। तो सारे वायरल फीवर कोरोना नहीं है। लेकिन अगर सर्दी खांसी है, बच्चे का बुखार नहीं छूट रहा है 2-3 दिन से, उसको डायरिया हो रहा है, ये सब लक्षण अगर आते हैं तो हम लोगों को बच्चों की जाँच जरूर करा लेनी चाहिए। आजकल एक बीमारी और आई है, मल्टीपल सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, या मिस डी करके हम लोग जिसको बोल रहे हैं, तो वो खास करके वैसे बच्चों में हो रहा है
कि बच्चे पहले से संक्रमित नहीं हैं, लेकिन अगर घर में उनके संक्रमण है, उनके मोहल्ले में संक्रमण है, तो थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी बच्चे को आती है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ने से उसमें ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज टाइप का है, जिसके चलते बच्चों में हाई फीवर होना। तो उसमें हाई फीवर होना, डायरिया होना, हार्ट का इन्फेक्शन होना, लंग्स का इन्फेक्शन होना, कुछ भी कोई सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। तो उसमें हम लोग को बच्चों को एडमिट करने की ज़रूरत हो सकती है और उसकी दवाएं चलेंगी। तो इसमें हम लोग को सावधानी रखनी है कि बच्चों को अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग समय रहते उसकी जांच कराएं, उसका इलाज कराएं। बिल्कुल, उसमें देर नहीं करनी है ताकि जो सिविरिटी जो है वो ना कहीं बढ़ जाए, गंभीरता नहीं बढ़ जाए इसमें। डॉक्टर साहब, कई लोग कोविड से ग्रसित हो जाते हैं, उसके बाद जो आपने जो डोज में जो अंतराल बताया था, तो उसमें कहीं पर अंतर आता है क्या? या कई लोग डॉक्टर साहब एक डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं, उनमें क्या फिर क्या? अगर कोई फर्स्ट डोज लिया और उसके बाद वो संक्रमित हो गया, तो जब भी वो निगेटिव होगा उसके 3 महीने बाद दूसरा डोज। अच्छा, 3 महीने के बाद? हाँ, ये तय मानदंड है। हाँ। कि और ऐसे जो है कि 28 से 42 दिन कोवैक्सीन में और 84 दिन के बाद, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है जी। लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया कोविड, तो निगेटिव होने के 3 महीने बाद दूसरा डोज पड़ेगा। जी जी जी। मतलब पहले डोज में के बाद अगर हो गया है तो उसके बाद भी 3 महीने के बाद, और अगर दोनों डोज लेने के बाद भी अगर हो गया है तब तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तब तो नहीं जरूरत है। अभी तक के गाइडलाइंस है, तीसरे डोज की बात नहीं है। अच्छा, दोनों डोज लेने के बाद भी अगर हुआ है कोविड, तो ये होता है कि इसमें कोविड होता है लेकिन सिविरिटी नहीं होती है, वो आपके अपने इम्यूनिटी पे या आपका जो जज्बा है इसमें ऐसी सिविरिटी होगी। अदरवाइज हम लोग जितना मरीज अभी सदर अस्पताल में काफ़ी लोग एडमिट हुए, जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको किसी का डेथ नहीं हुई है। जी जी। तो मतलब इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वैक्सीन की अनिवार्यता कितनी है और क्यों वैक्सीन ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस तुरंत हमें लेना है? वैक्सीन लेने के बाद तो आधे घंटे तक हम लोग सबको बोलते हैं कि वो रेस्ट करे, और थोड़ा सा अगर बच्चे बुखार आए या थोड़ी हरारत हो तो पैरास्टामोल की गोली लेनी है, और कुछ नहीं करना है। कोई सीरियस अगर इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए कोई बेहोश हो जाए या शॉक में चला जाए, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। रेयर केस में कभी हुआ होगा, लेकिन हम लोगों किसी और कारण से शारीरिक और समस्या हो सकती है, तो उसके चलते अगर कुछ परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उस तरह का कुछ होता है जिसको एडवर्स इफेक्ट्स बोलते हैं, तो उसके लिए पूरी तैयारी जो टीकाकरण की टीम है उनके पास रहती है। अगर ऐसा कुछ होगा तुरंत होगा, और उसके लिए सारी दवाएं सब सुविधाएं रहती हैं हम लोग। जी जी जी। अभी भी डॉक्टर साहब बहुत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को हम अवेयर करें कि वैक्सीन लें, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना है, किसी न किसी कारण से उन्होंने नहीं ठान लिया है कि नहीं लेना है हमें अभी। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रचार प्रसार या उनके दिमाग में थोड़ा सा लाने के लिए पॉजिटिविटी, उसके लिए तो काफ़ी जो आईसी एक्टिविटीज़ काफ़ी चल रहा है। लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए, या जो धर्म गुरु लोग हैं या गांव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा वैक्सीन लेके उसको काफ़ी प्रचारित किया जा रहा है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। लेकिन हमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी है, और लगातार ये प्रयास करना है कि जो नहीं ले सकें या किसी कारण से वैक्सीन से बचे हुए हैं, उनको हम लोग वैक्सीनेट कर सकें। बिल्कुल। तो हर तरह से, हर स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग वैक्सीन लें, और इसके वैक्सीन को लेकर जो भी दुविधा बनी हुई है उसको हम दूर कर पाएँ। अगर हम कार्य योजना की बात करें डॉक्टर साहब, चूँकि सदर की बात करें, चूँकि बहुत लोग वहाँ पे कोविड पीरियड में गए, उनको तो कोविड हॉस्पिटल ही के रूप में बना दिया गया, तो अभी वहाँ पर अगर कोई जाए वैक्सीनेशन के लिए या जांच के लिए, इलाज के लिए, तो अभी किस तरह की व्यवस्था है? लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर? सारी सुविधा है हमारे यहाँ। अगर कोई नॉर्मल ऐसे जांच के अब तो आउटडोर ही सब खुल गया, हॉस्पिटल का सारा काम सब कुछ खुल गया, ओपीडी वगैरह सब। हाँ, मैक्सिमम जो डिलीवरी की मरीज आती हैं, लेडी आती हैं, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो सब में हम लोग रैट टेस्ट जो है वो एकदम करते ही हैं, उसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट सबका करते हैं। वैसे भी अगर कोई खांसी सर्दी का मरीज आए या कोई बुखार का है, अगर डॉक्टर को थोड़ा भी संदेह होता है कि इनका हो सकता है कि कोविड हो, तो उनकी जांच हम लोग कराते हैं और उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। रैपिड का ट्रूनेट टेस्ट भी मेरे यहाँ अस्पताल में ही होता है। रैपिड टेस्ट के लिए जो होता है RT-PCR टेस्ट के लिए हम लोग अब तक सैंपल मेडिकल कॉलेज में भेज रहे थे,
रांची में। जी जी जी। लेकिन अब सरकार की तरफ से 5 गाड़ियां खरीदी गई हैं जो मोबाइल वाहन जैसी हैं और वो घूम घूम के हर जगह रैपिड टेस्ट RT-PCR टेस्ट करेंगी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। तो उसका अभी तक गाइडलाइन अब आ गया है, वो उसमें से एक गाड़ी हम लोगों के यहाँ सदर अस्पताल में भी रहेगी कि अगर किसी को RT-PCR कराना है तो वो जांच कराएगा, सैंपल वहाँ देगा और जांच करके 24 घंटे के अंदर जांच का रिपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी सुविधा है, इसलिए किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो हमें हिचकना नहीं है। जी, चाहे वो जांच की बात हो, इलाज की बात हो, या वैक्सीनेशन की बात हो, या सलाह मशवरे की बात हो, परामर्श की बात हो, बिल्कुल हमें आगे आकर इस पर काम करना है। मिलजुल कर सबकी सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन तो ले लिया, अब मास्क की क्या ज़रूरत है, या और जो गाइडलाइंस है। ये नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें जब तक ये हमारी पूरी तरह से खत्म, एक भी केस अगर रहता है तो, और हर बार देखा जा रहा है कि कोविड इन्फेक्शन में म्यूटेशन बहुत हो रहा है वायरस में, इसका वेरिएंट बदल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने जो वैक्सीन लिया वो कोई नया स्ट्रेन आता है उसके लिए अगेंस्ट में कितना प्रभावी है ये बिना जाने हम लोग ढीलापन नहीं ला सकते। हम उनको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है और सामाजिक दूरी, जो 2 गज की दूरी बनाने हैं वो करना है, भीड़ भाड़ अवॉइड करना है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो लोग एकदम भीड़ बाजार की तरफ निकलते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग को कम करना होगा। अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, फिर से बढ़ रहे हैं, इसलिए कि सबने हिल स्टेशन जाना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, सोशल मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये सबको हमको अभी अवॉइड करना है। और कोरोना के बाद अगर किसी को कोई कोरोना ठीक हो गया लेकिन कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए पोस्ट कोविड OPD मेरे यहाँ खुला हुआ है। जी जी जी। जिसमें मेडिसिन वाले रहेंगे, उनका एक्सरे, बाकी हर तरह की जांच मेरे यहाँ हो रही है। कोई किसी जांच या बहुत मामूली सा शुल्क लिया जाता है, अगर बाजार में उसका 200 है तो मेरे यहाँ 5 रुपया लग सकता है, ऐसा कम चार्जेज है। सारे जांच कराएं, साइकेट्रिस्ट की सुविधा है, बहुत सारे लोगों में मानसिक रोग होने का डर है, या बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट के चलते काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, तो उन मानसिक रोग विशेषज्ञ भी मेरे यहाँ हैं। तो ये सारी सुविधाएं मेरे यहाँ हैं और उसकी सुविधा उठाई जा सकती है। बिल्कुल, पोस्ट कोविड की बात आपने की डॉक्टर साहब, मैं अभी इसको पूछने ही वाली थी कि इस समय जो फंगस की चर्चा हो रही है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस में ज़्यादा हो रहा है। जी जी जी। जो डायबिटिक मरीज हैं, डायबिटीज़ के, या जिन पेशेंट में कॉर्टिसोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया गया, कॉर्टिसोन देने का भी एक गाइडलाइन है कि 4-5वें दिन से अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब देना है। बहुत सारे मरीजों में देखा गया कि लोगों ने, छोटे छोटे हॉस्पिटल ने बिना गाइडलाइन का पालन किए, एम्स का गाइडलाइन है जिसके हिसाब से इलाज करना है वो नहीं करके लगातार 10 दिन 20 दिन देते हैं, उससे इम्यूनिटी घटती है और इन्फेक्शन जो मास्क हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं, और उसमें वो उन लोगों को ज़्यादा ब्लैक फंगस की समस्या हो रही है। और ख़ास करके डायबिटीज़ वालों को, या जिनका इलाज देर से हुआ, समय से नहीं हुआ, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, उन लोगों में बहुत देखा गया। स्टीम इनहेलेशन अगर लेना है 1 बार या 2 बार, लेकिन अगर लगातार 10-10 बार आप ले रहे हैं तो उससे जो नेजल म्यूकोसा है वो डैमेज हो जाता है और उसके चलते भी लोगों में। तो इसके लिए भी जो उपचार है वो सदर में उसके लिए तो सदर में नहीं, नोडल सेंटर उसका रिम्स बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इलाज कोई ऐसा नहीं है, जब तक कि कुछ, कई मरीज मेरे यहाँ आए हैं लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद, तो उसमें अगर कोई ENT की समस्या है तो OPD सर्विस मेरे यहाँ मिलेगी, लेकिन अगर उस मरीज को भर्ती करने की जरूरत है या कोई ऑपरेटिव, तो उसका सेंटर रिम्स को बनाया गया है। उसको रिम्स हम लोग भेज देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये खास करके जो घर में जो क्वारंटीन होते हैं डॉक्टर साहब, या घर में जो अपने आप को ठीक करते हैं, उनमें ये सब ज़्यादा समस्या है। वो इसलिए कि घर में जो होते हैं वो कागज़ तो साइन करके देंगे कि मैं पूरे प्रोटोकॉल का पालन करूंगा, जी जी जी, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। हाँ। तो वो ऐसी स्थिति में ऐसा देखा गया है, इसीलिए सरकार ने अब होम आइसोलेशन की सुविधा ही बंद कर दी है। विशेष परिस्थिति में होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी, वो भी DC के आदेश से, अदरवाइज वो बंद कर दिया गया जी। अदरवाइज अभी आप कोई पॉजिटिव होंगे तो प्रशासन की तरफ से ये लागू किया गया है कि हॉस्पिटल में रहना होगा। चलते चलते देखिए सर, समय का पता नहीं चला, अंतिम पड़ाव पर आप पहुँचे हैं, लेकिन चलते चलते आपसे एक संदेश हम ज़रूर लेना चाहेंगे लोगों के नाम। मैं यही कहूँगा लोगों से कि 3rd वेव को देखते हुए सबसे पहले तो बच्चों को बचाएं, बच्चों का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो ज़रूर दिलवाएं।
बच्चों को थोड़ी भी कोई समस्या हो तो उसमें विलम्ब नहीं करें, डॉक्टर से दिखा लें। और डॉक्टर अगर बोल रहे हैं कि उसकी जांच कराना ज़रूरी है तो वो ज़रूर कराएं। ये सारे जांच जो हैं वो लगभग निःशुल्क हैं सारे अस्पताल में, तो ये जांच कराएं ज़रूर। और अभी जो कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ साफ करें अपना, भीड़ से बचें, ये सारे का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन जो हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो वैक्सीन का जो भी डोज है खुद भी लें दोनों डोज, और बाकी लोगों को भी कहें कि वो वैक्सीन लें। वैक्सीन छोड़ना हमारे लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है सर। और आज की ये तमाम जो आपने जानकारियाँ दी हैं, लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। लोग जानकारी प्राप्त हुई है लोगों को, इसका लाभ उठाएंगे लोग। तो आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुमूल्य जानकारियाँ आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।